विद्यार्थियों, रेलवे भर्ती परीक्षा एनटीपीसी CBT 1 CBT 2 और स्नातक लेवल का हो चाहे वो 12वीं लेवल का हो, आप तैयारी करना चाहते हो, वो भी PY के प्रश्न एवं जो हाल ही में एग्जाम हुआ एनटीपीसी CBT 1 स्नातक लेवल के प्रश्न उस भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्रों के माध्यम से, तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। हम आपके लिए 2025 भर्ती परीक्षा के प्रश्न ही कवर करा रहे हैं। और अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हो, बेहतरीन करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम रहने वाला है RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों का समाधान एवं भंडारा। तो भंडारा खाना है और 25 भर्ती परीक्षा में आपको बेहतर करना है रेलवे की। और कोई भी वैकेंसी हो रेलवे की, आपको वहाँ भी काम देगा। और अदर वैकेंसी SSC बैंक स्टेट सब में आपको बहुत फुल बेनिफिट मिलने वाला है। तो हमने आपको प्लेलिस्ट बताया है और आप जाके विजिट कर सकते हैं। और आपको बता दें, आपको शिफ्ट बाय डे बाई 5 जून से चालू हुआ था 24 जून तक, तो समय रहते हुए आपको हम क्रमशः 5 6 7 8 जब भी पेपर हुआ है क्रमशः लेके चलेंगे आपके 24 जून तक। तो बिल्कुल ऑथेंटिक सही है, चिंता ना करें आप लोग। और हमारा टेलीग्राम चैनल प्रदीप सिंगराम एकेडमी के नाम से, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हो। वहाँ पर आपको कोई नोटिफिकेशन आप PDF में प्राप्त कर सकते हो। चलिए, और हमने 5 जून 2025 का पहला शिफ्ट कवर करा दिया है, दूसरा शिफ्ट कवर होगा और तीसरा शिफ्ट, क्योंकि एक दिन में तीन शिफ्ट कवर हुए थे। हमने GKGS का पहला शिफ्ट कवर कराया, इस वीडियो के माध्यम से सेकंड शिफ्ट कवर होने वाला है और जल्द थर्ड होगा। और हमने इसका मैथमेटिक्स का पार्ट कवर करा चुके हैं, तो आपको तीनों पार्ट कवर होंगे। जानकारी सुन लीजिए पहले भाई, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, GKGS का। नए बच्चे होते बताना पड़ता ना। GKGS का तो 40 प्रश्नों का एक ही पार्ट बनेगा, मैथ्स रीजनिंग का 15-15 प्रश्नों का पार्ट बनेगा, क्योंकि 30 प्रश्न मैथ्स के, 30 प्रश्न आपके रीजनिंग के थे और 40 आपके जीके के। तो 40 प्रश्नों का एक ही पार्ट बनेगा, मैथ्स रीजनिंग का 15-15 प्रश्नों का दो पार्ट बन के कवर होगा एक शिफ्ट। समझे कि नहीं? हाँ, वेट करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आपने अगर पहला शिफ्ट नहीं देखा है मैथ्स के वीडियो और GKGS के, तो जाकर विजिट कर लो अखिन के साथ। अगर पेपर में बेहतर नहीं हो पाया तो मैं लिख के बोल देता हूँ, हम नहीं पढ़ाएंगे। चलिए, आप देख पा रहे होंगे तारीख वही है, समय चेंज हो गया, मतलब ये आपका सेकेंड शिफ्ट है। तो क्रम से प्रश्न मिलेगा नहीं, आपको बता दे रहे हैं। तो आपको प्रश्न हम सिस्टमेटिक ढूंढ ढूंढ के देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग पूरे 40 के 40 प्रश्न देखेंगे, समय लग सकता है 40 मिनट लगभग मान लीजिएगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देते हैं। यही तो आपको 2-2.5 मिनट हो गए। चलिए, पहला प्रश्न की बात करें विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहे, बोल दिया मैं। सौरा चित्रकला, जो कि एक जनजाति कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है? अगर आपको प्रश्न पूछ रहा है कि भाई सौरा ये चित्रकला है, ठीक है, तो सौरा चित्रकला याद रखें, एक जनजाति समुदाय के द्वारा बनाया जाता है, शेड्यूल कास्ट द्वारा। तो पूछ रहा है किस राज्य में प्रसिद्ध है या किस राज्य में बनाई जाती है? आपका ओडिशा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कौन बनाता है? सौरा जनजाति। ठीक है, सौरा जनजाति सौरा चित्रकला का निर्माण करती है, जो उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध है। यही आपका प्रश्न पूछ रहा था। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम क्या है? तो इंटरनेशनल अवार्ड, चाहे वो नेशनल अवार्ड हो चाहे स्टेट अवार्ड हो, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न छपेगा, यहाँ से आपको प्रश्नों का पैटर्न, प्रश्नों का तरीका, प्रश्न का लेवल आपको समझने का प्रयास करना विद्यार्थियों। बुकर पुरस्कार 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास क्या है? हेल्ड के लेखक कौन है? याद रखें, एनी माइकल्स। ये प्रश्न पूछा है और यही पैटर्न फॉलो करेगा 12वीं स्तर की परीक्षा में। और आपका भी CBT 2 होना बाकी है, क्योंकि 2 लेवल का पेपर होगा, CBT 1 CBT 2। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मैथमेटिक्स भी कवर होगा, चिंता ना करें, जो कवर होना चालू हो चुका है। रीजनिंग भी कवर होना चालू हो चुका है। कंप्यूटर सिस्टम में CPU का प्राथमिक कार्य क्या है? आपको बता दूं, पहले शिफ्ट में हमें पूछा था CPU का अंग नहीं है, तो हमने ALU बताया था जो अंग होता है, CPU बताया था वो भी अंग होता है, रजिस्टर अंग होता है। एक था ग्राफिक कार्ड जो CPU का अंग नहीं होता, वही आपका आंसर आया था। आपने पिछला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा तो कहाँ पता होगा, तो जाके देखिए ना भाई। कंप्यूटर सिस्टम में CPU का प्रारंभिक कार्य, मतलब पहला कार्य क्या होता है? निर्देशों को निष्पादित करना और डाटा को प्रोसेस करना। और कंप्यूटर का मस्तिष्क ही कहा जाता है CPU को।
निर्देशों को जब तक सीपीयू निर्देश नहीं देगा तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते, ना डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे मस्तिष्क, अगर आपके पैर में कोई मच्छर काट रहा है, जब तक मस्तिष्क में वो सूचना नहीं जाएगी और जब तक वो सूचना नहीं पहुंचाएगा कि भाई उसको भगाओ या मारो, तब तक आप काम नहीं कर सकते। तो वही काम होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर में सीपीयू का, समझे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिएगा, गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो आपको गंगा की सहायक नदी पूरा पढ़ना चाहिए। उत्तर आपका आएगा महानदी। महानदी जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और छत्तीसगढ़ की क्या जीवनदायिनी कहलाती है। और रही बात जो सिहोवा पहाड़ से निकलती, सिहोवा, ठीक है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहीं से निकलती है और सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और साथ में सहायक नदी है भी नहीं जी, कोसी सहायक है, गोमती सहायक है, घाघरा भी सहायक है। समझ आ रहा है भाई, सहायक नहीं है, समझ आएंगे। वो हमें एक बात प्रश्न पूछ रहा है, सहायक नदी नहीं होनी चाहिए और सीधे कहाँ जाके गिरती, बंगाल की खाड़ी में। तो आपको पता है, ये बंगाल की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी, तो आपको कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है और कौन कहाँ जाके विलुप्त होती है या कहाँ जाके समाप्त होती है, ये पढ़ना पड़ेगा। तो महानदी का उद्गम हमने बताया, समापन आपको पता है बंगाल की खाड़ी में। और आप जो प्रश्न देख पा रहे होंगे, जो रीजनिंग का प्रश्न है, तो ना समझे जी के जेस का है, इन सबको पढ़ना है ना, पढ़ना है कि नहीं बताइए। हाँ, तो बस हमारे चैनल पे बने रहो भाई। और अगले प्रश्न आप एक बार और आपको बता दें, 4 से 5 प्रश्न आपको कंप्यूटर के आएंगे, सोच लीजिएगा कंप्यूटर के आएंगे, जी हम गांठ बांध के रख लीजिएगा। अभी आपको एक प्रश्न पूछा ना कंप्यूटर का, अगला प्रश्न फिर पूछ लिया, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। ऑप्शन सी आप राइट होगा, एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कौन, कर्नेल, ठीक है। जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है, वो एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न, अगर आप क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहते हैं पीडीएफ को, अगर आपका देख, हम आपको शिफ्ट बाय तारीख बाय दिखाएंगे, ऊपर लिख भी देंगे भाई थंबनेल में तारीख क्या है, शिफ्ट क्या है, और आपके पास पीडीएफ होगा माना जाए तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने पेपर दिया होगा उस तारीख को, शिफ्ट को, तो आपको तो पता ही होगा। नवंबर 2024 में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था। तो जो बैठक होती हैं समितियां का, या आप कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय बैठक, सबका आप पता चाहिए। तो वैश्विक सहकारी सम्मेलन हुआ था जी, पूछिएगा तो आप बोलेंगे नवंबर 2024 में। पूछ रहा है उस बैठक का विषय क्या था, तो सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है। सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है, यह वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय था या थीम था, जो नवंबर 2024 में हुआ था इसका बैठक। नेक्स्ट प्रश्न, लिनक्स लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में अल्ट प्लस F2 का कार्य क्या होता है। देखिएगा, आपको बता दें जी, आपको शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो आपको ये पूछ रहा है कि लिनक्स ग्नोम होता है डेस्कटॉप एनवायरमेंटल में, जो अल्ट प्लस F2, जब दोनों को एक साथ प्रेस करोगे ना, तो इसका मतलब क्या होता है, रन कमांड डायलॉग बॉक्स का ओपन करना। और आपको बता दूं, मैं कंप्यूटर का भी मैं क्लास ले रहा हूं, अकेला इंसान भाई मैं कहाँ कहाँ करूँ, ये लगता है कभी तो। और हम साथ में, आप बताएं, ऑफलाइन क्लास भी चलाते हैं भाई। और आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में पर डे विजिट करेंगे, और अगर सप्ताह की भी हो सकती है क्लास या पर डे भी हो सकता है, लेकिन ऑथेंटिक और 100% पेपर में आने वाले ही करंट अफेयर बताऊंगा, हर दिन के टॉप 10 प्रश्न, समझे। तो आप करंट अफेयर की क्लास जो प्लेलिस्ट रहेगा वहाँ जाकर विजिट करेंगे। और अभी हमने कंप्यूटर का बताया, हमने कंप्यूटर की क्लास में 2 पार्ट कवर किया फिलहाल अभी तो, और हमने विंडोज शॉर्टकट की बताया है और MS ऑफिस के शॉर्टकट की बताया है, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो अल्ट प्लस F2 जब एक साथ प्रेस करेंगे तो रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जो आपका शॉर्टकट की तो पूछ रहा है, हमने पढ़ाया, जाके देख। अगला प्रश्न आप देख लास्ट तक देखेंगे भाई, 14 प्रश्न आएगा CBT 1 में, जी अंडर ग्रेजुएशन में भी आएगा, और CBT 2 में तो 50 प्रश्न आने वाले, यहीं का पैटर्न फॉलो होगा।
नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2019 के अनुसार भारत में शिशु दर IMR कितनी थी? भारत में जो शिशु की दर है वो पूछ रहा कितनी थी, याद रखें प्रति 1000 जीवित जनों में से 30, मतलब अगर 1000 जन्म ले रहे हैं तो 30 बच्चे मृत भी हो रहे थे। ये भारत का शिशु मृत्यु दर था, जिसे IMR कहते हैं। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं भाई। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई थी? क्या कहना चाह रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जिसे हम क्या बोलते हैं IPTA, ने क्या भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की गई। ठीक है, कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की गई, मतलब आप समझ पा रहा हूँ ब्रिटिश शासन की जो कूटनीति थी उसके खिलाफ कला के माध्यम से हम आपका सहयोग नहीं कर सकते, उनका विरोध किया गया। जे कौन दर्शाया? इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन की भूमिका रही। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और नदियों का प्रश्न का सिलसिला चालू हो चुका है। पिछले पार्ट में भी हमें, मतलब पिछले सेट में नदी का प्रश्न मिला था, गोदावरी नदी का प्रश्न आया था संभवतः, मुझे लग रहा है, और नहीं, गोदावरी नहीं किसी और का आया था, लेकिन आया था, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। आप लोग अगर देखा तो बताइएगा। और जितने प्रश्न आप कवर हो रहे हैं बिल्कुल दिमाग में पुट करते चलो, याद करते चलो, और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ते चलो। आपके पास डाटा हो गया है कि प्रश्न कैसा आया था, और हम वही दिखाना चाह रहे हैं प्रश्न का लेवल। सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी इनमें से कौन सी है? तो सिंधु नदी का जो बेसिन तंत्र है, गंगा तंत्र है, यमुना तंत्र है, गोदावरी तंत्र है, इन्हें हम तंत्र कहते हैं। मतलब इनका जो सहायक नदी सबको मिला के तंत्र कहा जाता है। तो सिंधु तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र, गंगा तंत्र। तो सिंधु बेसिन तंत्र होता है, मतलब जो नदियां सिंधु नदी की सहायक नदी हैं उन्हें पूछ रहा है कि भाई एक प्रमुख नदी में से कौन सी है। तो याद रखें भाई, यहाँ रावी नदी, रावी, सतलज है कि नहीं, गंडक, ये सब आपके सिंधु की बेसिन नदी है, मतलब तंत्र के हिस्सा। गोदावरी कहाँ आएगा भाई, कावेरी नहीं है, यमुना नहीं है। तो ऐसे आप नदियों का प्रश्न गांठ बांध दीजिएगा, प्रश्न पूछेगा, नदियों से प्रश्न पूछेगा मतलब पूछेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए तो क्या होगा? कहना चाह रहा है कि भारत की नागरिकता, जी आपका प्रश्न मिल गया भाई संविधान का। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मैं पाकिस्तान की नागरिकता धारण करना चाहता हूं, और वो धारण कर लेगा और बन गया, तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। मतलब हमारे भारत का नागरिक सिर्फ भारत का नागरिकता रख सकता है, अगर वो पाकिस्तान का रखता तो भारत की नागरिकता स्वतः बिना बताए समाप्त कर दी जाएगी, ये संविधान कहता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, किस शासक ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया? देखिएगा, वो रहेगा जिसने दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया। अफगान शासक शेर शाह सूरी, याद रखें। अब जो शेर शाह सूरी था वो अफगानिस्तान का था, और अपने भारत में आया और अपने कौन, हुमायूं को भाई पराजित किया, ध्यान रखें। ठीक है, 1539 में, रुक जाइएगा, 1539 और 1540, ध्यान रखें। यहाँ पर युद्ध हुआ किस किस का? अफगान शासक शेर शाह सूरी का और हुमायूं का। हुमायूं हार गया, फिर युद्ध हुआ सेकंड में, फिर भी हार गया हुमायूं, उसके बाद वो भाग गया, और फिर उसके बाद वो 1955 वापस आया, और उस समय भाई शेर शाह सूरी नहीं था, और शेर शाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद जो अफगान शासक साम्राज्य था उसका हुमायूं ने खात्मा किया और अपने साम्राज्य की स्थापना की। वही प्रश्न पूछ रहा है, तो आंसर क्या है? हुमायूं। हुमायूं याद रखें मुगल वंश का शासक है, बाबर के बाद हुमायूं आता ना। बाबर पहला शासक, हुमायूं सेकेंड नंबर का शासक है मुगल वंश का। और डिटेल बताएं तो फिर कहानी लंबा है। ठीक है, अब आपको कमेंट बताना है कि भाई 1539 में और 1540 में हमने बताया कि युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी हुमायूं के बीच दोनों। बताना है कि युद्ध का नाम पहला क्या था, दूसरा का नाम क्या था, समझे?
कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि प्रश्न छपेगा, नहीं बताओगे तो मत पढ़ो। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्राणी सम। क्या आप मैथ्स का प्रश्न, रीजनिंग का प्रश्न पढ़ना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बाकी हम पढ़ना चालू कर चुके हैं। प्राणी सम पोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण है अंतर्ग्रहण। मतलब बोला प्राणी सम। प्राणी सम मतलब कहने मतलब ये है कि जो पोषण मतलब होता है भोजन, न्यूट्रिशन, समान एक से जो प्राणी होते हैं, ठीक है, उन प्राणियों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है कि भोजन को ग्रहण करना। अगर आप अपने लेवल के प्राणी को पोषण के रूप में जब ग्रहण करोगे, अपने लेवल के प्राणी को पोषण के रूप में जब ग्रहण करोगे, तो अंतरण ग्रहण मतलब होता है अंदर खाने पीने में बड़ी समस्या होती है, वही पूछ रहा। तो प्रथम चरण क्या होता है? अंतर्ग्रहण, मतलब अंदर लेना, एक जटिल समस्या होती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? देखिएगा, हर क्षेत्र में उस कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत में होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अपने जो सेवन सिस्टर क्षेत्र है, सेवन सिस्टर मतलब असम से जो राज्य अलग अलग होकर बने हैं उन्हें हम सेवन सिस्टर कहते हैं, क्योंकि मुख्यतः वो पहले असम था और असम से कट कट के बनाए गए हैं, तो उसे हम भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र कहते हैं। वही क्षेत्र प्रसिद्ध है। वो कृषि का नाम बताओ जो मृदा अपरदन मतलब होता है मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, मृदा अपरदन कहलाता है। तो भाई उसका कई कारण हो सकते हैं। एक है ऑप्शन डी आपका, स्थानांतरित कृषि। मतलब होता है इस कृषि में क्या होता है, जो खेती होती है उस खेती को करने हेतु वहाँ के जो पेड़ पौधों को काट कर जलाकर वहाँ खाद बनाया जाता है, वहीं पर खेती होती है। उसके बाद फिर उसके छोड़ छाड़ के और कहीं चले जाते हैं। इससे क्या होता है, जो खेती का जो ज़मीन है वो ढीला हो जाता है, मजबूती नहीं हो पाता है, और इस कारण से नदी सॉरी जल का बहाव उस मिट्टी को और कहीं लेके चला जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे मिट्टी को बांध कर रखते हैं। इससे मृदा का अपरदन होता है और यह पूर्वोत्तर भारत में प्रसिद्ध है, जिसे हम झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। हर क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में अलग नाम है, हर क्षेत्रों में जो खेती होती है स्थानांतरित, लेकिन क्षेत्र वाइज का नाम अलग अलग पड़ता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजाति मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों की गठन की अनुमति देता है? अब आर्टिकल प्रश्न पूछने लगा, याद रखें संविधान का अनुच्छेद पूछ रहा, सॉरी अनुसूची पूछ रहा भाई, ठीक है। कौन सी अनुसूची जो जनजाति मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठनों की अनुमति देता है? तो आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा, मतलब छठवीं अनुसूची। आपको पता होगा छठी अनुसूची में जनजाति मामलों का उल्लेख मिलता है, और आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिए मेरे भाई। अनुसूचियों की संख्या पहले मूलतः 8 थी, 8 के नाम और उनके कार्य डीपी पढ़ लीजिएगा, और वर्तमान में कितने हो गए, 12 हो गए हैं, और 12 में से 4 बाद में जोड़े गए हैं। तो चारों को कब जोड़ा गया है एवं उसमें क्या क्या उल्लेख मिलता है, पढ़ना तो पड़ेगा, देखना आगे प्रश्न पूछेगा, फिर मत कहिएगा कि सर नहीं बना। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो जो विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स जो 2025 में हुआ था आयोजन, इसमें भारत ने कुल 134 पदक जीता था भाई। तो टोटल पदक पूछा है, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदारी नहीं था? मतलब संथाल विद्रोह याद रखें, ये आपका झारखंड में हुआ था, ठीक है। ये जनजाति विद्रोह है। जनजाति मतलब होता है जो जनजाति समूह द्वारा इसका क्या किया गया था, शुरुआत किया गया। और संथाल एक जनजाति है जो झारखंड में पाई जाती है, तो झारखंड में संथाल विद्रोह हुआ था। पूछ रहा है इनमें से कौन व्यक्ति है जो भाग नहीं लिया था? कान्होजी, भैरा और चांद, ये लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, और अधिकांश कान्हो जो संथाल विद्रोह का प्रमुख नेतृत्व करती व्यक्ति माना जाता है, और ताना भगत आंसर नहीं आएगा। तो विद्रोहों को पढ़ लीजिए भाई, अधिकार जनजाति विद्रोह का प्रश्न आता है। तो भारत की आज़ादी में हमारे भारत के जनजाति समुदाय, जिन्हें हम आदिम जाति या आदिवासी समुदाय कहते हैं, उन लोगों ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है भारत की आज़ादी में। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे,
फरवरी 2025 और करंट हमने बताया भाई 4 से 5 प्रश्न आपको कंप्यूटर के आएंगे और आपको 8 से 10 प्रश्न मान लीजिएगा सी मतलब कंप्यूटर करंट अफेयर के प्रश्न आए। और करंट अफेयर की क्लास अलग से अब लगने लगी है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं करंट अफेयर की क्लास, जो आपको एसएससी बैंक रेलवे सभी में काम देगा। नेक्स्ट, फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया है। तो फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन, ध्यान रखें इसका उद्देश्य क्या है, युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित करना कि व्यवसाय कैसे करना है, किस प्रकार से अर्निंग करना है, किस प्रकार से हमें निवेश करना है। ये बात के लिए 28,275 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है फरवरी 2025 तक, आंकड़ा बताता है। और देख लीजिए करंट अफेयर 6 महीने का पूछ रहा है कि 1 साल का पूछ रहा है कि कहाँ से पूछ रहा है। अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने खालिस्तान को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, जो नियुक्ति के बाद खालिस्तान होंगे। मतलब क्रमांक आपको बता दें, संजीव खन्ना जो आपके 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने BR गवई मतलब ब्रजभूषण रामकृष्ण गवई उनका पूरा नाम है, इन्हें भारत के चीफ ऑफ जस्टिस के रूप में उत्तराधिकारी का पद दिया है और जो 52 नंबर के चीफ ऑफ जस्टिस बनेंगे भारत के, ठीक है। और अगर आपको प्रश्न पूछ लेता है कि भाई पहले कौन थे, तो याद रखें हरिलाल व्याजाता नाम का भी याद रखें, हरिलाल या हीरालाल जेकानिया भी हम कह देते हैं, ठीक है, याद रखने जाते हैं। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम, और याद रखें किस बात को कि नियुक्ति का प्रश्न भी आएगा और करंट अफेयर के प्रश्न आप देख रहे हैं ना, वही पेपर हुआ था अपना जून में, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक भी आपको करंट अफेयर पूछा है, 24 का पूछा, बात नहीं है। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है। 33। देखो अभी तक पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र की बात करें तो 33, ठीक है, 33% महिलाओं को टोटल सीट में या सीटों में 33% सीट मिलेगा। अगर आपके पास 100 सीट माना जाए तो उसमें से 33 सीट महिलाओं को दिया जाएगा। रही बात ये कब भाई, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये काम किया गया। और मध्य प्रदेश 35% आरक्षण देने वाला भारत का प्रथम राज्य है। मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है जो महिलाओं को 35% आरक्षण दे रहा है और भारत 106 के तहत 33% आरक्षण दे रहा है महिलाओं को। नेक्स्ट, अगला, जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्रदान करने का कितने प्रतिशत लक्ष्य है। 100%, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि भाई नल जो आपके मकान में लगे हैं उनको चालू करना है, शुद्ध और पेयजल आपको देना है। ये किसका उद्देश्य है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन कहता है कि 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में जो नल का जल है सभी घरों में बिल्कुल सही तरीके से पहुंच सके। 2024 का लक्ष्य था, वो भी कितना परसेंट करने का, 100%, जो पूरा अभी तक नहीं हुआ है। अब लक्ष्य था तो भाई मानना तो पड़ेगा ना। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब देखिएगा कंप्यूटर का शायद ये तीसरा प्रश्न, मैं पिछले शिफ्ट में बताऊं तो वहां पर हमको 4 प्रश्न मिले थे, 4 प्रश्न मिले थे भाई। यहाँ पर आपका तीसरा नंबर का प्रश्न एक आध और मिलेगा। कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी होता है उसका उद्देश्य पूछ रहा है कार, मतलब ऑप्शन बी, त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए एक्सेस किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करना, ठीक है। जो त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए जो एक्सेस किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करना कैश मेमोरी का काम है, जिसे हम जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे डाटा को हम कैश मेमोरी में इकट्ठा रखते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर
दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था। तो उत्तर भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित किया था वो रहेगा बाबर। याद रखिए 1526 में, ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। इसी लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर, जो लोदी वंश का पहला शासक था और बहलोल लोदी वंश का पहला शासक, अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में पानीपत की लड़ाई को अपने साम्राज्य की नींव रखी 1526 में, और 1540 में इनका स्वर्गवास हो गया बाबर। इसके बाद कौन आता है भाई? हुमायूं। और हुमायूं का प्रश्न भी पहले पूछ चुका है, याद रखें। ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा है और कनेक्टिविटी हो रही, याद रखें। डिटेल पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, हम आपको प्रश्न अवगत करा रहे हैं। वैसे अगर हम आपको डिटेल पढ़ाएं माना जाए तो वक्त बहुत लगेगा भाई। 50-40 प्रश्नों को दिखाना, उनको पढ़ना और थोड़ा समझाना, थोड़ा समय लग जाता है। और दिखाएंगे तो एक ही शिफ्ट भाई 1 घंटा बनेगा, तुम देखोगे नहीं। फिर अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए चर्चा शुरू की, जो किस वर्ष से निलंबित थी? 2020। क्योंकि गलवान घाटी, आपने सुना हो गलवान घाटी, थोड़ा सा झंझट झपट हो गया था, मतलब झंझट। भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में जो गलवान घाटी है वहाँ पर झड़प हो गई थी, जिसमें भारत और चीन के सैनिक मारे गए थे। इस कारण से भारत ने गुस्से में 2020 में क्या कर दिया था भाई? चीनी और जो चीनी यात्री जो भारत और चीन के बीच में जो उड़ानें थी उनको रद्द कर दिया था। अब 2025 में 5 साल बाद आप कह सकते हो फिर से चालू कर दिया गया है समझौते के तहत। नेक्स्ट, शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? शुष्क मतलब होता है सूखा, सीधी बात। तो जल की कम उपलब्धता, क्या समझे आप लोग भाई? शुष्क भूमि मतलब क्या होता है? ऐसा भूमि जहाँ जल ही ना हो, सूखा सूखा हो। तो इसमें क्या होगा, आप वहाँ खेती कैसे कर पाओगे भाई? जल की वहाँ उपलब्धता नहीं होगी, वहाँ जल ही नहीं होगा तो आप खेती भी नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि सर ऑप्शन भी आपको पूरा चारों के चार ऑप्शन पढ़ना है तो आप वो भी बता दीजिएगा, बाकी हम ऑप्शन आपको नहीं बता रहे हैं, उत्तर बस बता देते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में भागीदारी की थी? तो आपका रहेगा अन्नपूर्णा देवी, जो भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री है वर्तमान में, समझे? महिला एवं बाल विकास मंत्री है। इन्होंने 69वें सत्र में भाग लिया था। महिलाओं की स्थिति को सही तरीके से ठीक करने के लिए 2030 तक लैंगिक असमानता को कम करना चाहता है यूएनओ, ठीक है। इसी की बैठक चल रही है और 193 देश में 108वें स्थान पर है भारत लैंगिक असमानता। अब कहना सारे इसको क्यों बता रहे भाई? पिछले शिफ्ट में पूछ चुका है और मैंने पढ़ाया हूँ। और आपको बता दूं एनटीपीसी के मैंने जब एग्जाम चल रहे थे ना, तब आपको बता दूं, तब आपको मैंने एनालिसिस भी कवर कराया था। तो आप एनटीपीसी के प्रश्नों का एनटीपीसी जीके जिस एनालिसिस करके प्लेलिस्ट आप देखेंगे, प्लेलिस्ट, तो वहाँ पर भी आपको प्रश्नों का भंडारा मिल जाएगा। वहाँ तो हमने व्याख्या सहित पढ़ाया, यही प्रश्न आपको वहाँ मिलेंगे, सोच लीजिएगा। वो तो हमने 100% सही और सटीक बताया था। अगर आपको लगता है कि सर गलत बताएं तो देखिएगा, आप जाके विजिट कर लीजिएगा वहाँ के एनालिसिस। जब हमारे पास पीडीएफ नहीं था, अब तो पीडीएफ है और ये तो ऑथेंटिक 100% ही है। तो अन्नपूर्णा देवी ने 69वें सत्र में भाग लिया था संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? 1 वर्ष रहेगा, समझे? 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। तो 97वें संविधान संशोधन कहता है कि असंगत राज्य सहकारी कानून को हम सिर्फ 1 वर्ष तक लागू कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे विशिष्ट संशोधन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, महानदी की कुल लंबाई कितनी? अब भी हमें एक प्रश्न पूछा था कि भाई कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है? ये प्रश्न पूछा था कि नहीं? हमने बताया था महानदी। और देखिएगा यही शिफ्ट की बात कर रहे हैं भाई, बाहर की नहीं। तो प्रश्नों को समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे हैं ना? हाँ। तो महानदी की लंबाई याद रखें 851 है और हमने बता दिया है कि भाई ये महानदी सिहोवा पहाड़ी से छत्तीसगढ़ से निकलती है, जो बंगाल खाड़ी जाके समाप्त होगी। तो 851 इसकी मुख्य लंबाई है।
अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 2028 और 2036 ओलंपिक की तैयारी पर चर्चा के लिए 7 से 8 मार्च 2025 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया था। याद रखें, आपको पूछ रहा है कि 2028 में ओलंपिक होगा, ठीक है, उसके बाद 2036 में नहीं 32 में होगा, ठीक है, 2028 में होगा, फिर 32 में होगा, फिर 36, क्योंकि 4-4 साल का गैप होता। 28 में जो खेल होना है, याद रखें, यहाँ की बात कर रहा है, लॉस एंजल अमेरिका में। तो 28 में जो होगा लॉस एंजल अमेरिका में, 1932 में होगा ब्रिस्बेन में, जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। उसके बाद आपके भारत में आएगा। तो 28 में हमें कैसे पदक जीतना है, किस प्रकार से हमें अपना स्थान उच्च रखना, इस बात बैठक हुई। साथ में 36 की तैयारी, मतलब 2036 में भारत मेजबानी करेगा, तो हमें किस प्रकार से काम करना है, इसके लिए 7 और 8 मार्च 2025 को भारत के खेल मंत्री, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कौन है, उनके द्वारा बैठक लिया गया था। उसका नाम क्या था, चिंतन शिविर, जो हैदराबाद में हुआ था। और हैदराबाद आप पता कहाँ पड़ेगा जी, कर्नाटक में। तो बहुत शानदार प्रश्न पूछा, याद रखें। और मैं आपको फिर इतला कर दूं, मैं एनटीपीसी के पीवाई की सीरीज की बात कर रहा हूं, मतलब 2025 के प्रश्न पत्र। और अगर आप 2021-22 के प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको प्रश्न मिल जाएगा, क्योंकि हम पहले से पढ़ा चुके हैं और उसका प्ले लिस्ट अलग है, समझे। अब हम 2025 के न्यू अपडेट प्रश्न पढ़ा रहे हैं, और आप एनालिसिस भी देख लीजिएगा, वहाँ व्याख्या सहित पढ़ा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मजा आ जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुपालन और गैर लकड़ी वन उत्पाद पर निर्भर है। तो हमें पूछ रहा है कि भाई जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, तो इसके अनुसार 2024-25 में कितने प्रतिशत ग्रामीण हैं जो अपने जीवन यापन करने के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पाद पर निर्भर है, मतलब जंगलों से प्राप्त उत्पाद पर। तो आपका रहेगा 90%, मतलब 90% लोग निर्भर है, सोचिएगा। और जब अगर इनसे अगर जंगल छीन लिया जाए तो क्या होगा, जमीन छीन लिया जाए तो क्या होगा। ये मध्य प्रदेश में हुआ है कुछ दिन पहले वन विभाग के द्वारा, इसलिए थोड़ा सा हमें याद आ गया। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य, बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है। जट जाटिन। बहुत शानदार प्रश्न पूछा है, हमें ये पूछ रहा है कि भाई बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य का नाम बताना है जो विवाहित युगलों के बीच, विवाहित दंपति हैं, विवाहित इनके बीच प्रेम और तकरार, मतलब लड़ाई को दर्शाता है, वो है जट जाटिन। और अंधेरी चांदनी रात में इनका यह नृत्य किया जाता है। बहुत शानदार प्रश्न पूछा। अगला देखिएगा, लास्ट प्रश्न आपको मिलेगा 100 तक लेके चलेंगे क्रमशः, और आपको पता होनी चाहिए कि पूरे के पूरे 40 प्रश्न आपको एक ही पार्ट में कवर होगा। मैथ्स का रीडिंग का 15-15 प्रश्नों का पार्ट बनेगा, बाकी आपको जीके जेएस का तो पूरा एक ही पार्ट में समाप्त। तो एक ही पार्ट को अच्छी देखना भाई। पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था। बहुत शानदार प्रश्न पूछा, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। ए राइट है, बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक, मतलब बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है भाई पेनिसिलिन। और याद रखें, पेनिसिलिन एक प्रकार का कवक है। क्या है ये, कवक है, समझे। और पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के संक्रमण को नष्ट कर सकता है या बैक्टीरिया को मार सकता है। और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रश्न पूछता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा प्रश्न अगला पूछ रहा हमें, यहाँ पर बात कर रहे हैं 2023-24 के संशोधित प्राकलन से 2025 के बजट प्राकलन तक भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए आवंटित कितने प्रतिशत परिवर्तन हुए हैं। आपका आएगा -70%, मतलब भाई ना के बराबर, -70% परिवर्तन हुआ है। इसके पहले एक प्रश्न पूछा था कि भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत कितने शहरों को पहली बार आवंटित किया गया था, वो आपका 100 रहेगा।
और ये पहले शिफ्ट में पूछा है, यकीन नहीं है तो जाके देख लो। और अगर आप पढ़ने वाले होगे तो देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, वहाँ आपने बताया था 100 शहरों को पहली बार नामांकित किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। डेवलप इन्हें करना था, पूर्ण रूप से विकसित होनी चाहिए, संपूर्ण सुविधाएं यहीं पर मिलनी चाहिए, उन्हें हम क्या बोल लेंगे, स्मार्ट सिटी। नेक्स्ट करंट अफेयर का प्रश्न था भाई, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शासी परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। देखिएगा, इसके पहले आपको बता दूं मैं, इसके पहले भी हमें प्रश्न पूछ चुका है इसी से संबंधित, शायद वो हमारा 12वां रहा होगा बैठक, और उस समय आंसर आया था बांग्लादेश। मुझे याद है भाई, मुझे पूरा याद है, पिछले शिफ्ट में ही पूछा था बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन, तो मुझे याद है बिल्कुल ऐसे ही पूछा था, वो आपका आंसर रहेगा। यहाँ पर 13वीं बैठक पूछ दिया है तो आपका आएगा माले और मालदीव में। शायद इसके पहले 12वीं दिया होगा, मुझे याद नहीं है वहाँ पर, लेकिन आंसर आपका ढाका बांग्लादेश आया था। शायद मुझे लग रहा 12वीं बैठक पूछा रहा होगा, तो आपका ऑप्शन रहेगा बांग्लादेश ढाका। वर्तमान में अगर 13वीं पूछ लेगा तो आप क्या बोलेंगे, मालदीव की राजधानी माले में। तो देख लीजिएगा, एक ही करंट अफेयर का प्रश्न आपको 2 लपेटा मार के पूछ लिया, एक ही टाइप का, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं, हम करंट अफेयर के प्रश्न भी कवर कराएंगे, या तो साप्ताहिक कवर होगा या तो पर डे कवर होगा, लेकिन अब तो चालू हो चुका है। फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो इसरो ने 2025 में एक विकसित किया, उसका नाम क्या है, वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर, इसका प्राथमिक उद्देश्य या कार्य क्या है। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी, ठोस रॉकेट मोटर विनिर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना। मतलब जो रॉकेट होंगे उनको क्या करना है, विनिर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना, सुरक्षित रॉकेट बननी चाहिए, है कि नहीं। विनिर्माण दक्षता मतलब होता है उसकी क्षमता अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाला होनी चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावी करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का अधिकार दिया गया था। तो आप देखेंगे चार्टर एक्ट 1793, ठीक है, चार्टर एक्ट 1793 के तहत यह अधिकार दिया गया था कि गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद के अधिभावी होने का अधिकार था। और याद रखेंगे, प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट कब लॉन्च हुआ, 1784। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यह भारत का पहला एक्ट था, मतलब पहला कानून था जब ब्रिटिश लोगों ने भारत पर थोपा था, समझे। तो ऐसे आपको पता होनी चाहिए। बस लास्ट प्रश्न पहुंचने वाले, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था। भाई आधुनिक आवर्त सारणी अलग है, ध्यान रखें ना। तो आपका आंसर क्या आएगा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। मेंडलीव, इसके पहले आप देखेंगे डोबे राइनर का त्रिक नियम, आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं। डोबे राइनर, देखिए आपको देखना बस नहीं मेरे भाई, सुनना भी, क्योंकि कुछ बातें हम बोल के बताते हैं, कुछ दिखा के बताते हैं। अब हमारे पास तो पेन है नहीं भाई, यहाँ थोड़ा समस्या होता है पेन चलाने का, क्योंकि स्पेस कम होता है, हैंड राइटिंग ठीक से नहीं आती, सुन लिया भी करो, लिख लिया भी करो भाई। तत्वों को बैठाने के लिए डॉबे राइनर ने त्रिक नियम दिया, फिर आता है न्यूलैंड्स का अशक नियम, फिर आएगा मेंडलीव का आवर्त सारणी। जब जीव काम कर रहा था तब 56 तत्व खोजे जा चुके थे, तो इन्होंने परमाणुओं के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में बैठा रहा है। अब आता है मौजले या मौसले कह देते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, हेनरी मौसले, याद रखें, हेनरी मौसले या मौजले कह देते हैं। तो इन्होंने भाई परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, याद रखेंगे परमाणु क्रमांक, प्रश्न बनता है कि क्रमांक या द्रव्यमान। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थानों को संरक्षण दिया। मतलब क्या कि भाई सिख समुदाय थे उनको और उनके जो संस्थाएं थी उनको संरक्षण या सुरक्षा देने का काम कौन किया था,
पटियाला के भूपेंद्र सिंह, समझे, पटियाला के भूपेंद्र सिंह शासक ने। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 2025 में किस राज्य ने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चों में संक्रमण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? मतलब HIV जो वायरस है, ठीक है, 2025 में यह क्या लिया है प्रतिज्ञान कि हम 2025 से 2026 तक पूरी तरह से HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से संबंधित संक्रमण को पूरी तरह से भगा देंगे। HIV को समाप्त करेंगे, सिफिलिस को समाप्त करेंगे, हेपेटाइटिस बी को समाप्त करेंगे, जिससे संक्रमण का खतरा पूरा समाप्त हो जाएगा। ये 26 तक रखा गया है। तो इसलिए प्रश्न पूछ रहा है कौन सा राज्य ने यह प्रतिज्ञा लिया है? ऑप्शन आपका सी, मतलब तीसरा, पश्चिम बंगाल ने यह निर्णय लिया। और आप मैथमेटिक्स का प्रश्न देख रहे हो, मत घबराओ, यहाँ पर नहीं अलग कवर होगा, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर कवर हो जाए ना तो इतना वक्त लगेगा, क्योंकि हल करना अलग बात है, हल को समझाना अलग बात है। लास्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शिफ्ट आपका वही, तारीख वही चल रही है 5 जून 2025, और आपको क्रम से हम 24 जून तक लेके चलेंगे। और आप पेपर देकर आए होंगे तो आप तो बेहतर समझ पा रहे होंगे, सर बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आए थे, ये आप कह सकते हो। लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या? देखिएगा, बार बार हमें प्रश्न पूछ रहा है प्राथमिक कार्य मतलब उसका कार्य क्या है। तो लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, देखभाल करना, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है लैपटॉप में। बहुत शानदार प्रश्न है। और यहाँ पर आपको बता दें, अब हम नेक्स्ट शिफ्ट देखो, अब आपको तारीख वही मिल रही है, समय आप देख पा रहे होंगे, तीसरा शिफ्ट। तो इसको देखना चाहते हो तो जाके पहले पहला शिफ्ट देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, फिर मजा आएगा आपको पढ़ने में। फिर एक महीने हमारे पास बच्चा, आपको पता है ना CBT 2 कब होगा ये तो नहीं पता। CBT 2 याद रखे, मेरे ख्याल से इस 12वीं लेवल का एग्जाम है ना, 12वीं लेवल के बाद ही में होगा। किस चीज़ का? स्नातक का। तो हम कहते हैं पहले 12वीं लेवल का CBT 1 दे दो, तो आपको CBT 1 के स्नातक स्तर के प्रश्नों को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप समझ के उस पैटर्न को फॉलो करके पढ़ोगे तब बना पाओगे। तो थर्ड चैप्टर आपको दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, और अपने सहपाठी को बताएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं पढ़ाया जा रहा है। और हमारे चैनल पर आप फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, और हमारा सहयोग करेंगे, आपका सहयोग हम करेंगे। और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को आप विशेष रूप से सहयोग करेंगे कि भाई आप पढ़ो, हम भी आपके साथ हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, आपका सहयोग बनता है कि आप भी उनको बताएं कि भाई जानकारी पढ़िएगा। बिल्कुल 100% मेरे प्यार विद्यार्थी, तो चिंता ना करें आप लोग, समझे। मैथमेटिक्स रीजनिंग तो आपको बेहतरीन समझा के बताऊंगा, चिंता ना करो आप लोग। बिल्कुल पूरे पूरे प्रश्नों को ऐसा सिखा दूंगा कि आप मस्त कवर कर पाओगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 3 रहेगा आपका मैथ्स का, देखें, रीजनिंग का देखें, जीके जैस का देखें, और हमने प्लेलिस्ट बता चुका है, विजिट करते रहें।